Last time we started with stiffness coupled simple pendulum और इसमें हमने क्या किया था, हमने बताया था कि दो पेंडुलम आइडेंटिकल पेंडुलम हम कंसिडर कर रहे हैं, एक जैसे, दोनों का मास सेम, दोनों की लेंथ सेम और बीच में स्प्रिंग। और फिर हमने डिस्टर्ब्ड मतलब थोड़ा डिस्प्लेस सिस्टम कंसिडर किया। मीन पोजीशन के साथ अगर बात की जाए, ये पेंडुलम ए जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट y थी और पेंडुलम बी जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट x थी एंड x वाज ग्रेटर देन y। और अगर x ग्रेटर देन y है तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ था, ये भी मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन y होगा तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पेंडुलम्स वो बढ़ जाएगा। ये ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, ये कम डिस्प्लेस हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है दोनों पेंडुलम्स के बीच में जो पहले था उसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, कंप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब आप x ग्रेटर देन y कंसिडर कर रहे हो तो ये एक्सटेंड होगा। और इस केस में हमने फोर्सेस की बातें की थी और मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि अगर एक पेंडुलम की बात की जाए तो उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया था अलग से, F इक्वल्स माइनस एम जी एक्स बाई एल। और इस फोर्स की कोशिश क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगती है, इसलिए ये रेस्टोरिंग फोर्सेस हैं। और दोनों पेंडुलम के लिए हमने क्या बोला था, माइनस एम जी एक्स बाई एल पहले पेंडुलम के लिए, एक पेंडुलम के लिए रेस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और माइनस एम जी वाई बाई एल दूसरे के लिए। और फिर हमने स्प्रिंग की बात की थी कि वो कंप्रेस हुआ कि एक्सटेंड हुआ। वो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास दो पेंडुलम है और एक ये है और एक ही पेंडुलम है और दोनों के बीच में क्या है, स्प्रिंग है। और आपने क्या किया, इस सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया इसके कंपैरिजन में, तो आपने इसे इस तरीके से बताया कि भाई ये क्या है, ये मीन पोजीशंस हैं और ये पेंडुलम्स की अब डिस्टर्ब्ड पोजीशन है और बीच में स्प्रिंग आ गया। आपने बोला ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास दूसरी डिस्प्लेसमेंट, और आपने इसको x और y कंसिडर किया, ठीक है। ये x है और ये y है एंड x इज ग्रेटर देन y। तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। पहले स्प्रिंग की ये डिस्टेंस था, अब स्प्रिंग का ये डिस्टेंस है, ठीक है। जो लेंथ है, रादर डिस्टेंस की बजाय आई वुड से ये लेंथ जो स्प्रिंग की है अब ये बढ़ गई है बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, तो ये एक्सटेंड हुआ है। तो स्प्रिंग की कोशिश क्या होगी कि ये वापस आए, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो स्प्रिंग की वजह से लगेंगी ये इस तरीके से लगेंगी ताकि स्प्रिंग क्या हो, कंप्रेस हो। तो ये जो फोर्स है इस वाले पेंडुलम के लिए दैट विल बी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो कितना एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में, एक्सटेंशन हुआ है x माइनस वाई। और कितनी रेस्टोरिंग फोर्स लगती है स्प्रिंग की वजह से, दैट इज s इंटू एक्स माइनस वाई। एस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसके लिए ये साइन हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज नॉट टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये जो है पेंडुलम को राइट साइड में ले जाने की कोशिश में है, मतलब अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस पेंडुलम के लिए हमने पेंडुलम को नाम ए और बी दिए थे, ये पेंडुलम ए है और ये पेंडुलम बी है। तो ए पेंडुलम जो है इसके लिए ये जो स्प्रिंग वाली फोर्स है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, इसलिए इसको हम क्या साइन दे देंगे, पॉजिटिव। और इसके लिए अगर बात आएगी बी पेंडुलम के लिए, ये टूवर्ड्स, ये बी पेंडुलम के लिए की मीन पोजीशन है, तो ये वाली फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन हुई। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, माइनस एक्स एस एक्स माइनस वाई। तो उसके लिए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब टूवर्ड्स मीन पोजीशन और पॉजिटिव का मतलब है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अगर यही स्प्रिंग एक्सटेंशन की बजाय इसकी कंप्रेशन हुई होती, सपोज, मतलब y ग्रेटर देन x होता, कुछ इस सिचुएशन में बात होती, अगर y ग्रेटर देन x होता तब ये कंप्रेस हो जाता,
तो अब ये फोर्स आपके पास कैसे होती, इस तरीके से कि ये अपनी फिर दोबारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आए स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो गया तो फोर्सेस आपके पास इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। और इस वाले ए पेंडुलम के लिए देन इट विल बी टूवर्ड्स मीन पोजीशन और बी के लिए इट विल अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस केस के लिए माइनस हो जाएगा माइनस एस वाई माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास वाई ज़्यादा है और एक्स कम है, तो वाई माइनस एक्स इज द एक्सटेंशन कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये आपके पास ये हो जाएगा। और दूसरे के लिए बिकॉज इट विल बी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन इस पेंडुलम के लिए, तो इसमें प्लस हो जाएगा y माइनस एक्स। मतलब एक के लिए प्लस और एक के लिए माइनस होना ही है, चाहे वे स्प्रिंग एक्सटेंड हो चाहे कंप्रेस हो। और इस वक्त हमने यहाँ क्या कंसिडर किया, हमने x ग्रेटर देन y कंसिडर किया। इसलिए आपके पास इलास्टिसिटी की वजह से जो फोर्सेस आई हैं माइनस एस एक्स माइनस वाई बी पेंडुलम के लिए और प्लस एस एक्स माइनस वाई ए पेंडुलम के लिए। क्यों? बिकॉज ए पेंडुलम के लिए क्या है, दिस इज पेंडुलम ए पेंडुलम के लिए दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और बी पेंडुलम के लिए दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस तरीके से आपने प्लस और माइनस साइन यहाँ बताए हैं। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? अगर बी की बात हो तो इन दोनों का आप सम कर जाइए, दैट विल बी द नेट फोर्स। मतलब इट विल बी माइनस एम जी एक्स बाय एल अगर मैं बी पेंडुलम के लिए बात करूं, और साथ में माइनस एस एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसमें आया था। और अगर ए के लिए बात की जाए तो माइनस एम जी वाई बाय एल, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेविटी फैक्टर, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। और अगर मैं इलास्टिसिटी की वजह से बात करूं तो प्लस एस एक्स माइनस वाई आप सीधा लिख सकते हैं। और तो इन दोनों फोर्सेस का सम दैट इज द नेट फोर्स। फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बन जाएंगी? तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास देखिए, ये बी पेंडुलम के लिए ये भी माइनस और मासेस दोनों का सेम है। नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स और ये इलास्टिसिटी स्प्रिंग की वजह से फोर्स। मतलब तो दोनों में नेगेटिव साइन आया बिकॉज दे आर टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है। और ए पेंडुलम के लिए इसमें माइनस बिकॉज इट इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन और इसमें प्लस दैट मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज फॉर पेंडुलम ए एंड दिस इज फॉर पेंडुलम बी। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास बनी, दोनों के मास सेम है। ठीक है, इसलिए m सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर फोर्स की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि बी पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वाज x। और ए पेंडुलम के लिए द डिस्प्लेसमेंट इज y, तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर y यहाँ आएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन वही आपके पास चीज़ें रहीं। तो इसी तरीके से आप सॉल्यूशन आगे कंसिडर करेंगे। अब क्या होगा, इस इक्वेशन में भी आप m से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ s में m हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में भी ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ भी s बाय m हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं फाइनली क्या बन जाएंगी, इक्वेशन विल बी दिस। ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। एक चीज़ ध्यान में देखिए, x वाली इक्वेशन में y आ गया और y वाली इक्वेशन में x आ चुका है। दैट्स वाई दे आर कपल्ड। ठीक है, इसीलिए आप इसको कपल्ड सिस्टम की तरह कंसिडर कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको कैसे आगे चलना है, आपने क्या किया, एक बार दोनों का एडिशन किया और एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर कॉमन आके ये एक्स और ये वाई, तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और माइनस जी बाय एल और माइनस जी बाय एल ये दोनों का कॉमन और ये एक्स और वाई दैट मीन्स एक्स प्लस वाई। तो आपने जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और ये आपके पास कैंसिल हो गए, तो ये फाइनली आपके पास इक्वेशन बनी। फिर आप स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई को, मतलब एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स, दिस विल बी कैपिटल एक्स, दिस विल बी कैपिटल एक्स। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी।
और आप इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस जी बाय एल इंटू एक्स। और ये कैसी इक्वेशन है, इट्स इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जी बाय एल किसका रोल प्ले कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कैसी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमने ओमेगा को ओमेगा 1 कंसिडर कर लिया है, और जो किसके बराबर है, दैट इज जी बाय एल। तो यहाँ आपके पास ये एस एच एम ही है, ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, अंडर जी बाय एल। कब आपने बात की, जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, 1 और 2 को जब आपने ऐड किया। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर कॉमन, रादर ये ऑपरेटर है, यहाँ से x और यहाँ से माइनस वाई, तो x माइनस वाई, माइनस जी बाय एल दोनों में है कॉमन, ये x और ये माइनस वाई, बिकॉज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस 2, ये माइनस एस बाय एम एक्स माइनस वाई, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके पास माइनस होते ही ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स एस बाय एम एक्स माइनस वाई, तो इट्स 2 टाइम्स एस बाय एम एक्स माइनस वाई। ये आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए आपके पास ऐसी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये माइनस एस बाय एम एक्स माइनस वाई, यहाँ भी माइनस, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 2s बाय एम एक्स माइनस वाई ऐसा बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस वाई को कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस जी बाय एल, रादर दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन, हियर नेगेटिव साइन दैट इज कॉमन, यहाँ से जी बाय एल और यहाँ से 2s बाय एम, ये जी बाय एल 2s बाय एम दोनों का नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लिया जा चुका है। और ये भी इक्वेशन आपके पास क्या है, इट्स सॉर्ट ऑफ एस एच एम, मतलब जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर वाई प्लस जी बाय एल प्लस 2s बाय एम वाई दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दूसरी साइड था इक्वल टू करके माइनस था, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास बन गई। और ये आपके पास रोल प्ले कर जाएगा ओमेगा स्क्वायर का, और यहाँ हम ओमेगा की बजाय ओमेगा 2 लिख देंगे, बिकॉज ये पहली बार भी ऐसी इक्वेशन आई थी तो उसमें आपने ओमेगा 1 लिखा था, अब इसमें ओमेगा 2 लिख देंगे। तो ये भी इक्वेशन किसकी है, इट्स ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी एक तरीका है ऑसिलेट करने का। तो आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक कैपिटल एक्स की टर्म्स में और एक कैपिटल वाई की टर्म्स में, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओमेगाज हैं, एक में ओमेगा स्क्वायर क्या बना, जी बाय एल, इसका मतलब है ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल, तो उसको हमने ओमेगा 1 लिखा। दूसरे के लिए ओमेगा क्या बना, ये जी बाय एल प्लस 2s बाय एम, इसको हमने ओमेगा 2 स्क्वायर लिखा, मतलब ओमेगा 2 इज अंडर रूट जी बाय एल प्लस 2s बाय एम। क्योंकि हमने इसको y लिखा और इसको x लिखा, अकॉर्डिंगली हम इनको x मोड और y मोड कह देंगे। और ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, SHM की हैं, तो ये दोनों आपके पास कौन से मोड हैं, दे आर द हार्मोनिक मोड्स। मैंने आपको पहले बताया था वो मोड्स जिसमें ऑसिलेटर कपल्ड ऑसिलेशन में बात हो रही है, SHM आ जाती है, हार्मोनिक मोशन आ जाती है, वो मोड आपके पास क्या होता है, दैट इज हार्मोनिक मोड। तो ये x मोड एंड y मोड ये दोनों क्या हैं, दे आर हार्मोनिक मोड। और x आपके पास एक कोऑर्डिनेट है जो एक हार्मोनिक मोड को बता रहा है, y आपके पास एक कोऑर्डिनेट है जो दूसरे हार्मोनिक मोड को बता रहा है। तो x एंड y दे आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलेंगे इनको, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट SHM एंड देयरफॉर द नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये नॉर्मल मोड्स को ठीक है बता रहा है। और साथ में द कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर कॉल्ड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड द फ्रीक्वेंसीज जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज आई हैं, दे आर कॉल्ड द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो आपके पास x मोड और y मोड ये दो आए हैं, इनको एक और नाम भी देते हैं, इन फेज मोड, x को देंगे इन फेज मोड और y को देंगे आउट ऑफ फेज मोड। थोड़े टाइम में ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसको आप ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं। तो x मोड और इन फेज मोड, y मोड और
आउट ऑफ फेज मोड। ये दो मोड आपके पास आए और दोनों आपके पास कैसे हैं, दे आर हार्मोनिक मोड्स, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दे आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। सो ओमेगा 1 इसको ओमेगा नॉट लिखा, अभी क्लियर भी हो जाएगा ओमेगा नॉट क्यों लिखा। मतलब आपके पास ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये आपके पास क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है। मतलब अगर इंडिपेंडेंट भी ऑसिलेट कर रहा होता ऑसिलेटर, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, √G/L होती। अब ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी हो जाएगा क्यों ऐसा हमने ओमेगा नॉट लिखा, अदरवाइज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। अब दोनों मोड्स को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। सबसे पहला मोड एक्स मोड या फिर इन फेज मोड, या फिर एक और नाम भी है दैट इज सिमेट्रिक मोड। इसमें क्या है, हम मान जाते हैं y इज इक्वल टू 0। मतलब हम x मोड की बात कर रहे हैं तो y मोड प्रेजेंट नहीं है, तो y को हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। और y आपके पास x और y है क्या है, आपके पास x है, कैपिटल X है, दैट इज इक्वल टू x माइनस y, ठीक है। Sorry, it is x plus y. Capital X is x plus y और कैपिटल y that is x minus y। तो जब हम x मोड में बात कर रहे हैं तो y मोड को एब्सेंट कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। y को 0 करने का मतलब है ये 0, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y। x और y क्या हैं, दे आर द डिस्प्लेसमेंट्स, किसके भला, दो ऑसिलेटर्स के, ठीक है, जो दो पेंडुलम है उनकी डिस्प्लेसमेंट्स की बात है। तो इस वक्त हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x और y सेम है, बराबर है। इसका मतलब है पहले जो स्प्रिंग में डिस्टेंस रहा होगा, लेंथ रही होगी स्प्रिंग की, अभी भी वही लेंथ है। क्यों, बिकॉज x इक्वल टू y, जितना ये पेंडुलम, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है उतना ये दूसरा पेंडुलम डिस्प्लेस हुआ है। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है पेंडुलम के बीच में वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है स्प्रिंग ना तो एक्सटेंड हुआ है ना कंप्रेस हुआ है। तो दिस इज द सिचुएशन x इक्वल्स टू y, और वो कब होगा, व्हेन y इक्वल टू 0, जब हम कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए इसको आप क्या कौन सा मोड कह रहे हैं, इन फेज मोड और सिमेट्रिक मोड, क्योंकि आपके पास दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम सेंस में और बराबर है, सेम है। तो एज इफ स्प्रिंग ना तो एक्सटेंड हुआ ना ये कंप्रेस हुआ, मतलब नो इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द पेंडुलम ऑलवेज रिमेन्स सेम। इस केस में नो कंप्रेशन और नो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब है स्प्रिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और इसीलिए एज इफ द टू पेंडुलम्स दे ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली, मतलब आइसोलेशन में। और इसीलिए आप इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या है, ओमेगा 1 को, विच इज ऑफ कोर्स अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के बराबर, हम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज एज इफ द बिहेवियर इज द ऑसिलेटर्स आर ऑसिलेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये पहला आपके पास है, इसमें x y के बराबर है। और एक और चीज़, x ओवर y इज +1 इस केस में, बिकॉज x इक्वल टू y, ठीक है। ये भी आपके पास एक और नई चीज़ आती है, ये भी चीज़ आप दिमाग में रखिए। अब अगर मैं दूसरे मोड की बात करूं, विच इज़ y मोड, अगर सिर्फ y मोड को होना है तो x मोड एब्सेंट करना है। तो x आपके पास क्या है, x इज कैपिटल X इज स्मॉल x प्लस स्मॉल y, और स्मॉल x स्मॉल y क्या हैं, दे आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पेंडुलम्स। तो x प्लस वाई जब 0 कर दिया तो x इक्वल्स टू माइनस वाई और y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि ये y है तो ये x है, लेकिन ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। या फिर आप दूसरे किस्से में बात कर लीजिए कि ये x है और ये y है, तो इस केस में x इज इक्वल टू माइनस वाई और इस केस में y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ईदर ऑफ द केस, मतलब इस केस में आप x प्लस वाई जीरो कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकल के आता है, आप कैपिटल X जीरो कर रहे हो, इसका मतलब है x मोड एब्सेंट है, इसका मतलब द ओनली मोड प्रेजेंट इज द y मोड। तो इसलिए आप ऐसा कह पा रहे हो द टू पेंडुलम्स ऑसिलेट हार्मोनिकली एट द सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2, मतलब ये दोनों पेंडुलम सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, ये दोनों पेंडुलम सेम फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे ओमेगा 2 के बराबर, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं है, उससे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, बिकॉज दे आर कपल्ड और स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग का एक्शन बिल्कुल सामने है, मतलब द स्प्रिंग एक्शन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। पिछले केस में देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि दोनों आपके पास क्या थे, दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ गए थे। तो जो एक्स मोड था मतलब इन फेज मोड था, तो इन फेज मोड में ये हुआ था। अब आप आउट ऑफ फेज मोड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें x इक्वल्स टू माइनस वाई है, तो x और y इज माइनस वन, आप ऐसा कह सकते हैं। और इस वक्त जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा टू आपके पास किसके बराबर है, ओमेगा 2 इज अंडर रूट जी बाय एल प्लस 2s बाय m। तो ओमेगा 1 क्या है, दैट इज जी बाय एल अंडर रूट। तो ओमेगा 2 जो है ओमेगा 1 से बड़ी है, या फिर ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, ओमेगा 2 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो दोनों की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, दोनों मोड्स की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है, और ये जो आउट ऑफ फेज मोड है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और ये रेशियो x बाय वाई, इसको शेप या कन्फिगरेशन बोलते हैं उस मोड की, और ये इस केस में -1 हो जाएगी, क्यों, बिकॉज x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि यहाँ दो मोड्स हैं, दे आर टू मोड्स, x मोड एंड y मोड, एंड बोथ आर हार्मोनिक मोड्स। ठीक है, हालांकि इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स की, इंडिविजुअल पेंडुलम्स की ऑसिलेशन अलग तरीके से डील होंगी, लेकिन अगर मैं x मोड एक्सक्लूसिवली कंसिडर करता हूँ, सिर्फ x मोड, तो उसमें स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल y होगा, मतलब दे विल बी इन फेज। और अगर एक्सक्लूसिवली y मोड कंसिडर करता हूँ तो उसमें x मोड एब्सेंट होगा, और उस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस वाई, मतलब दोनों पेंडुलम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, आइदर दे अप्रोच और दे मूव अवे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो दैट्स वाई दे आर आउट ऑफ फेज, क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो दे आर इन ऑपोजिट फेज, तो दैट इज आउट ऑफ फेज। तो इस तरीके से इसको आउट ऑफ फेज रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो इस आर्टिकल को आप ढंग से कर लीजिए, इट्स मेन आर्टिकल अगर देखा जाए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा।